नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस। ये ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस उतना कॉमन तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी डायग्नोसिस सही समय में बन गई तो इसका इलाज उपलब्ध है। अगर ना बनी तो ये फैटल भी हो सकता है। ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस अन्य एन्सेफेलाइटिस से बिल्कुल अलग होता है। वो इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें एन्सेफेलाइटिस मतलब ब्रेन की सूजन का कारण शरीर के बाहर नहीं होता है, शरीर के भीतर ही होता है। सामान्यतः एन्सेफेलाइटिस इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जो कि बाहर से बैक्टीरिया या वायरस के शरीर के भीतर प्रवेश करने की वजह से होता है। लेकिन इस ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस में हमारी स्वयं की इम्यूनिटी ही, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही एन्सेफेलाइटिस कराती है, वही ब्रेन की सूजन कराती है, वही ब्रेन को डैमेज करती है। नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है, और यही स्थिति निर्मित होती है ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस में। इसमें शरीर के भीतर कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, जिसकी वजह से 5-7 प्रकार की ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस होती है। आज मैं जिस ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस की आपसे बात करने वाला हूं, उसे कहते हैं NMDA रिसेप्टर एंटीबॉडी रिलेटेड ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस। ये जितने भी ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस हैं, उनमें से सबसे कॉमन वैरायटी है, और ये यंग एज को ज़्यादातर प्रभावित करता है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, और ये गर्ल्स में, महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली होता है। तो इस NMDA रिसेप्टर रिलेटेड ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सीजर्स या मिर्गी या बेहोशी के दौरे। कभी कभी ये इतने अधिक होने लगते हैं कि मरीज को होश ही नहीं आता 2 दौरों के बीच में। इसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, और ये कभी कभी अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो जानलेवा भी हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड सबसे कॉमन सिम्टम है वो है साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस। कभी कभी मरीज ऐसी विचित्र हरकतें करने लगता है जो कि उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग होती हैं। चिड़चिड़ा हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है, और कभी कभी वो दूसरों को शक की निगाह से देखने लगता है। डिल्यूजन्स होने लगते हैं, फॉल्स बिलीफ्स होने लगते हैं। कितने बार भी आप कन्विंस करें कि यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है, कोई आपको हानि पहुँचाने वाला नहीं है, मरीज मानने को राजी नहीं होता है। उसे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती है जिसे देखकर वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। अभी हाल ही में हमने एक 18 वर्ष की लड़की को इसी डायग्नोसिस के साथ में डिस्चार्ज किया। वो 1 महीने पहले हमारे पास एडमिट हुई थी। शुरुआत में जब वो अपने घर पर थी तो उसे साइकेट्रिक सिम्टम्स ही शुरू में आए, और उसे फिजिशियन ने पहले देखा, फिर साइकेट्रिस्ट ने देखा, लेकिन लक्षण समझ में नहीं आ रहे थे कि किस बीमारी की वजह से हो रहे हैं। वो आसानी से कंट्रोल भी नहीं हो रहे थे सिम्टम्स। जब आसानी से ये उनके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हुए, तब घर के रिलेटिव्स उसे लेकर हमारे पास आए थे, और हमें भी शुरुआत में थोड़ी समझने में कठिनाई हुई। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि उनके स्कैन्स, EG सब नॉर्मल हैं, तो हमें समझ में आ गया कि ये किसी और चीज़ के नहीं बल्कि ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस के लक्षण हैं। तो उस लड़की को भी डिल्यूजन्स हो रहे थे। जब मैं पहली बार राउंड करने के लिए गया तो वह मुझे देखते ही बोली, इसे हटाओ, ये कौन है सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए। मैंने उस दिन सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो वह मुझसे डर रही थी, घबरा रही थी। तो इसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है साइकेट्रिक सिम्टम्स के अंतर्गत, जिसमें मरीज को लगता है कि कोई उसे हानि पहुंचा देगा। और कभी कभी मरीज की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि पूरा होश ही चला जाता है, और मरीज परसिस्टेंटली बेहोशी में रहने लगता है। तो इस ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? सामान्यतः आपको लगता होगा कि MRI कर दो तो सारी बीमारी पता चल जाएगी, लेकिन कई बीमारियों में MRI बिल्कुल नॉर्मल आता है, और यही कारण है कि ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस में भी अधिकांश केसेस में MRI बिल्कुल नॉर्मल आता है। EG भी 40 to 50% केसेस में नॉर्मल आता है, और करीब 60% केसेस में इसमें डेल्टा ब्रश नाम की एबनॉर्मलिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो भी पिकअप करने के लिए अनुभव चाहिए, तो कई बार ये मिस हो जाता है। तो इसकी डायग्नोसिस बनती कैसे है? इसकी डायग्नोसिस बनती है CSF एग्जामिनेशन में। CSF मतलब पीठ के पानी की जांच, जो हमारी मेरुरज्जु के अंदर पानी रहता है, उसकी जांच जब की जाती है और उसमें ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस पैनल भेजा जाता है, तो उसमें ये डायग्नोसिस बनती है, जिसे हम कहते हैं NMDA रिसेप्टर एंटीबॉडी रिलेटेड ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस। एक बार डायग्नोसिस बन गई तो इस बीमारी का इलाज एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है। अधिकांश केसेस मेथाइलपेंडिसोलोन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्लाज्मा एक्सचेंज और रिटुक्सीमैब नामक दवाई से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और अधिकांश केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यही कारण है कि इस बीमारी को पहचानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो लोग इसे साइकेट्रिक
पेशेंट समझकर साइकोलॉजिस्ट के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में इलाज कराते रहते हैं और मरीज की हालत बद से बदतर होती चली जाती है और कई बार की मरीज को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो सही समय पर अगर डायग्नोसिस बन जाती है तो हम मरीज को न केवल बचा सकते हैं बल्कि उसे सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस के बारे में दी। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ और आपकी मदद हो सकती है तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।